इंडियन एविडेंस एक्ट के जनरल रूल के अनुसार किसी भी फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए या तो ओरल एविडेंसेस का जिनको एक विटनेस के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा, इनका सहारा लिया जाएगा, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का सहारा लिया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ओरल एविडेंस के बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 59 और 60 में, और आज के इस वीडियो में हम इसी ओरल एविडेंस के अंतर्गत दिए गए जितने भी प्रोविजंस हैं इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम ओरल एविडेंस का मीनिंग जान लेते हैं जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है। तो इसमें दिए गए प्रोविजन के अनुसार ओरल एविडेंस का मतलब वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि किसी फैक्ट एंड इश्यू के रिलेशन में एक कोर्ट द्वारा परमिट किए जाते हैं या फिर उनकी आवश्यकता पड़ती है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। इसी के अंतर्गत ये प्रोविजन भी दिया गया है कि वो विटनेस, वो साक्षी जो कि बोल नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो गेस्चर्स के माध्यम से, वो साइन के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं, और इसे भी ओरल एविडेंस के अंतर्गत ही डील किया जाएगा। इसके अंतर्गत दिया गया सेक्शन 59 ओरल एविडेंसेस का जनरल प्रोविजन बताता है, उसके रिलेवेंसी के बारे में बताता है, और वहीं पे सेक्शन 60 के अंतर्गत इसका स्कोप दिया गया है कि ओरल एविडेंसेस के अंतर्गत क्या क्या मैटर्स, क्या क्या फैक्ट्स आएंगे। सेक्शन 59 के अंतर्गत कहा गया है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग में सारे फैक्ट्स एक ओरल एविडेंस से ही प्रूव किए जाएंगे, सिवाय उन फैक्ट्स के जिन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के थ्रू प्रूव किया जाना है। और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 60 में दिया गया है ओरल एविडेंसेस के स्कोप के बारे में, जहां पे ये कहा गया है कि एवरी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि जितने भी ओरल एविडेंसेस होंगे वो डायरेक्ट होने चाहिए, वो फर्स्ट हैंडेड होने चाहिए। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी उस फैक्ट के बारे में है जिसको देखा गया है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति इन फैक्ट्स को प्रस्तुत करेगा, वो व्यक्ति यहाँ पे साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में आएगा जिसने स्वयं से इसे देखा हुआ है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत वो फैक्ट्स आएंगे जिन्हें सुना गया है, तो यहां पर उस व्यक्ति के द्वारा ही ओरल एविडेंस प्रस्तुत किया जाएगा जिसने खुद से उन फैक्ट्स को सुना हुआ है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत वो चीजें आएंगी जिन्हें एक इंद्रियों द्वारा, एक सेंसेस के द्वारा परसीव किया गया है, तो यहां पर भी वही व्यक्ति उन एविडेंसेस को प्रस्तुत करेगा, यहां पे अपनी गवाही देगा जिसने खुद से अपने इंद्रियों द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा उन्हें महसूस किया है, परसीव किया है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत अगर ये मामला किसी ओपिनियन से रिलेटेड है या फिर किसी ओपिनियन के ग्राउंड से रिलेटेड है, जिसके ग्राउंड पे, जिस आधार पे वो ओपिनियन फॉर्मुलेट हुआ है, उस ओपिनियन का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे ये ओपिनियन वही व्यक्ति देगा जिसने उस ओपिनियन को बनाया है, जिसका खुद का ये ओपिनियन होता है। इसी के अंतर्गत सेक्शन 60 में ही इसके दो प्रोविजो दिए गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले प्रोविजो में इसके एक्सेप्शन को बताया गया है, यानी सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इसके एक्सेप्शन को बताया गया है कि अगर ये ओपिनियन किसी उस व्यक्ति का है, उस लेखक का, उस ऑथर का है जो कि इस टाइम पे उसने ओपिनियन हेल्ड किया है लेकिन इस समय वो उपस्थिति में नहीं है, या फिर वो मर गया है, या फिर वो खुद से विटनेस की तरह प्रस्तुत होने में अनएबल है, असमर्थ है, या फिर वो पाया नहीं जा रहा है, वो गायब हो गया, उसको बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, या फिर उसको अदालत में प्रस्तुत करने में ज़्यादा टाइम का या ज़्यादा खर्चे का अनुमान है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की, एक्सपर्ट की ट्रीटीज को एज अ एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में। और दूसरे प्रोविजो के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर ओरल एविडेंस किसी मटेरियल थिंग से, किसी मटेरियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड है, उसकी उपस्थिति से, उसके एग्जिस्टेंस या उसके कंडीशन से रिलेटेड है, तो कोर्ट की आज्ञा अनुसार, कोर्ट को उचित लगने पर अगर उनकी परमिशन दी जाती है तो उस मटेरियल थिंग को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये कि ये चैप्टर 4 के अंतर्गत दिए गए ओरल एविडेंस को एक्सेप्शन ऑफ हेरसे एविडेंस भी कहते हैं। नॉर्मली हेरसे एविडेंसेस वो एविडेंस होते हैं जो कि अफवाह पे बेस होते हैं, जो कही सुनी बातें होती हैं, तो इन ओरल एविडेंसेस को एक्सेप्शन ऑफ हेरसे एविडेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हेरसे एविडेंसेस का कोई बेस नहीं पाया जाता, इनके ट्रस्टवर्थी होने पर एक तरह से शंका होती है, इस कोर्ट को यकीन नहीं होता, इसीलिए ओरल एविडेंसेस को इनका अपवाद एक्सेप्शन भी कहते हैं। और अगर आपको हेरसे एविडेंसेस के बारे में और जानना है तो इसके बारे में हम अपना अगला वीडियो लाने वाले हैं, जहां पे हम इस एविडेंस के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिए गए ओरल एविडेंस के प्रोविजंस के बारे में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।